नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल नाइट फीलिंग लव स्टोरी मैम। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे अपनी कहानी पे शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 47। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि यहाँ पर बरखा और सलोनी की शादी हो रही थी और उस टाइम पे किसी की एंट्री होती है। अब वो कौन है अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए हम आगे सुनते हैं। अब शादी के माहौल में सभी के फेस पर जो रौनक होती थी अब वो सारी की सारी रौनक मानो जा चुकी थी। किसी का फेस जो कि फोटो पे बहुत सारे लोगों के स्माइल थे अब वो सारे स्माइल जा चुके थे और एक टेंशन का माहौल बन चुका था। एक घबराहट, आंखों में एक डर आ चुका था और ये डर और किसी चीज का नहीं, किसी एक शख्स के आने का था। पूरे बॉडीगार्ड्स उस शादी के मंडप के आजू बाजू और जो भी जगह थी सबको कवर कर लिए थे। वो जगह पूरी तरीके से अब बॉडीगार्ड से ज्यादा भर चुकी थी। यहाँ पे बरखा को ये सारी चीजें देख कर भी वो ज्यादा कुछ रिएक्शन देती नहीं है, मानो उसको पता है कि कौन आ रहा है। बट उसका फोकस पूरे तरीके से सलोनी पे था और सलोनी के साथ फेरे लेने पे था। दूसरी तरफ प्रतिभा भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड तो थी इस चीज के लिए, लेकिन यहाँ पर सलोनी और रोशनी दोनों ही शॉक थे कि यह हो क्या रहा है। रोशनी एक बार के लिए फेरे लेते लेते कदम रोक देती है तो प्रतिभा पूछती है आंखों से कि क्या हुआ है। तो वो एक बार हर जगह देखती है तो प्रतिभा आंखों से ही इशारा करती है मानो शांत हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, रिलैक्स, हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही कुछ इशारे करती है और यहाँ पे प्रतिभा और रोशनी के फेरे कंटिन्यू होने लगते हैं। वहां पे आंखों पे गॉगल लगाए हुए, बालों को बड़े ही डैशिंग अंदाज में एक बिजनेस सूट में एक पर्सन आता है। उम्र समथिंग कुछ 48-58 के लगभग थी। चेहरे पे थोड़े बहुत रिंकल्स आ गए थे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बड़े ही एटीट्यूड के साथ वो पर्सन उस जगह एंट्री करता है। जैसे ही वो एंटर करता है यहाँ पर शनाया, प्रकाश और आर्यन के तो होश ही उड़ चुके थे और तुरंत ही यहाँ पे प्रकाश बोल पड़ता है, मामा। उसका उसके अब मानो मुख से कुछ भी आवाज निकलने की प्लेस थी नहीं। तभी आर्यन बोलता है कि ये तो ये तो तभी प्रकाश बोलता है कि हाँ, ये बरखा के डैड, दुनिया के बहुत ही बड़े जाने माने बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन में से एक पर्सन। बरखा मानो उसने अपने डैड को देखा और देखते ही इग्नोर भी कर दिया। ज्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स उसने दिया नहीं अपने डैड को लेकर। उसके डैड आते हैं, यहाँ पे सबके होश उड़े हुए थे, लेकिन बरखा बरखा का ज्यादा कोई रिएक्शन था नहीं। उसके डैड आते हैं, वहां पर एक चेयर बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। सो बड़े ही प्यार से बरखा सलोनी का हाथ पकड़ के फेस पे स्माइल लेकर, दिल में अभी भी उसके एक डर था लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी किसी को, और उसको देख के कोई कह भी नहीं सकता था कि उसको डर लग रहा है। फेस पे कोई रिएक्शन नहीं। वो सलोनी का हाथ पकड़कर आती है
आने के बाद यहाँ पर सबके पैर छूते, सबसे पहले प्रकाश के छूते क्योंकि प्रकाश उसके भाई में सबसे बड़ा था। सलोनी के मॉम का, डैड का, प्रतिभा के मॉम के डैड का, सबका, नताशा की मॉम का, डैड का। बुआ जी की तरफ वो जा नहीं रही थी तो सलोनी उसका हाथ पकड़ती है और बुआ जी की तरफ ले जाती है और वो खुद ही झुककर पैर छू लेती है। तो बरखा भी यहाँ पर पैर छूना नहीं चाहती थी, लेकिन जब सलोनी झुक जाती है तो वो भी थोड़ी सी झुक कर वो भी पैर छू लेती है। बरखा जब ये झुकती है तो ये हरकत से बुआ जी की आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाती है बरखा को लेकर। आखिर बरखा को अपनी बेटी से कम कभी मानी थोड़ी थी, बहुत मानती थी बरखा को, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। और शायद उन्होंने जताया भी था लेकिन बरखा ने कभी उन्हें माना नहीं था। अब क्या रीजन है क्यों नहीं माना, ये तो हम सभी जानते हैं। शायद माफ करने में थोड़ा सा वक्त लग जाए। यहाँ पे बरखा बुआ जी के पैर छूती है और छूने के बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से एक स्ट्रिक्ट वॉइस, क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा हूँ या तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो? जैसी ही वॉइस आती है तो बरखा भी बेहद ही एटीट्यूड में पलटती है। सलोनी का हाथ थामती है और उनके पास जाती है और आंखों में आंखें देखते हुए बोलती है, ओह हेलो, वैसे मैं आपको डैड बोलूं या छोड़ जाने दो? हंसते हुए ये बात वो जब बोलती है तो उसके डैड को थोड़ा सा और गुस्सा आ जाता है और बोलती है, बरखा तुम ना बचपन से अपनी लिमिट हमेशा क्रॉस करके आई हो और आज तुमने वो वही किया। तुमने ये जो किया है, एक लड़की से शादी करके तुम जताना क्या चाहती थी? हम्म? तुम्हें पता है मेरी कितनी रेपुटेशन है? हाँ, नाम है, इज्जत है। जब मुझे ये पता चला कि मेरी बेटी किसी लड़की से शादी कर रही है तो मेरे लिए कितना टफ होता होगा सारे अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए। जैसे ही बरखा ये सुनती है तो उसे हंसी आती है और हंसते हुए बोलती है, ओ, मिस्टर राव को पहली बार डर लग रहा है, वो भी बरखा से। नाइस मिस्टर राव। जैसे ही वो अपने डैड को उनके सरनेम से बुलाती है तो उसके डैड को और गुस्सा आता है और बोलती कि बरखा तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तो बोलते, ओह क्या कर लोगे आप, मैं अगर लिमिट अपनी क्रॉस करूंगी तो? हाँ, बहुत सारी चीजों में आपने भी अपनी लिमिट क्रॉस की है मिस्टर राव। और रही बात आपके रेपुटेशन की, तो ये आपकी झूठे रेपुटेशन की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी यहाँ पे बरखा के फूफा जी यानी प्रकाश के डैड आ जाते हैं और बोलते हैं कि बरखा शांत हो जाओ। तभी बरखा उनको एक नजर गुस्से से देखती है और बोलती है कि ये आदमी यहाँ आया कैसे? जब सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो ये आदमी आया कैसे यहाँ पर? तभी बोला जाता है कि वो बरखा वो तुम्हारे डैड हैं, थोड़ा शांत हो और बैठ के बातें करते हैं। तो बरखा बोलती कि मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे, इनको बोलो ये जा सकते हैं यहाँ से। जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये यूं ही मुझे मेरे हालात पे छोड़कर चले गए थे। ये बोल के गए थे कि जैसे तुम्हारी माँ मर गई थी, समझ लो तुम्हारा पिता भी मर चुका है। तो आज इनको मेरे रेपुटेशन, अपने रेपुटेशन की क्यों इतनी फर्क पड़ गई? हाँ, ये तो मुझे अपनी बेटी मानने से तक इनकार कर दिए थे। मेरी माँ के जाने के बाद मैं एकदम अकेले पड़ गई थी, तब ये कहाँ थे संभालने के लिए? हाँ, तब तो ये लंदन में बैठे हुए थे ना, तब इनको याद नहीं आई जिनकी बेटी भी है? वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आने लगते हैं। सलोनी ने नोट कर दिया तो वो थोड़े से उसके हाथों को कस के प्रेस करती है, मानो संभालने के अंदाज में ही कि
शांत हो जाइए। यहाँ पे जो प्रकाश के डैड थे वो भी आते हैं बरखा को साइड से होल्ड करने के लिए, लेकिन प्रखर स्ट्रिक्टली मना कर देती है और बोल देती है कि इनको बोल दीजिए यहाँ से जा सकते हैं। और इतना बोलकर वो वहां से जाने ही लगी थी कि वो देखती है कि उसके शूज गायब है। अब ये गायब किसने किया है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम। जब बरखा स्टेज से हट के मंडप पे गई थी तो उसके शूज गायब करने में यहाँ पे शनाया और बाकी सबका हाथ था। यहाँ पे नताशा पूरी फोकस के साथ देख रही थी कि कहीं शूज गायब ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे शनाया शूज गायब कर चुकी थी। शनाया, रोशनी के फ्रेंड, सलोनी के फ्रेंड्स, ये सभी लोग शूज गायब कर चुके थे। और सेम चीज यहाँ पे प्रतिभा के साथ भी होती है। प्रतिभा को हालांकि गुस्सा बहुत था तो उसने ध्यान नहीं दिया था, और बरखा भी बिना शूज के ही वो मंडप से उतर के सबका आशीर्वाद ले रही थी। जब उसको रियलाइज होता है कि उसने शूज नहीं पहने तो वो एक बार इधर उधर देखती है तो देखती है कि यहाँ पर वो नताशा की तरफ देखती है। एक बार गुस्से में तो नताशा बोलती कि मैंने देख, मैंने तेरा, तूने मेरे को पकड़ाया था, लेकिन यार मैंने संभालने की पूरी कोशिश भी की थी, पर मैं क्या करूं, सच में मुझे हाथ तक में नहीं मिला, तूने निकाला और गायब हो गया यार। तो वो उसको एक बार बोलती कि तुझसे एक काम भी ढंग से होता है, तो बोलती अरे यार मैंने ढंग से ही करने की कोशिश की थी। तभी प्रतिभा बोलती है तुमने काम किसको दिया था, नताशा को, सीरियसली वो आज तक कोई काम ढंग से की है। तभी नताशा बोलती एक्सक्यूज मी, मैं ना अच्छे से काम करती हूँ, वो शूज गायब हो गए उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो तुम लोग की टीम में थी ना, शूज संभाल रही थी, अब जूते चोरी हो गए इसमें मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही शनाया, वहां पे रोशनी के फ्रेंड, सलोनी के फ्रेंड और शनाया आती है और जूते लेकर आती है, जिसके हाथ में जूते थे। तो यहाँ पे जब प्रतिभा देखती है तो बोलती कि मेरे शूज। यहाँ पे जब बरखा देखती है तो वो भी देखती है कि हाँ उसके शूज भी उसके पास है। तो अब वो देख के वो सीधा बोलते है कि शनाया मेरे शूज तो अब शनाया बोलते कि ऐसे कैसे, मतलब क्या समझ के क्या रखा है, शूज मांगो और मिल जाएगा, इतने आसानी से नहीं, पहले पैसे दो फिर जूते लो, पैसे दे दो जूते ले लो। अब जब ये बोलती है तो यहाँ पे प्रतिभा बोलती एक्सक्यूज मी, तुम, नताशा समझा अपनी बंदी को। तो बोलती है कि मैं क्या समझाऊं यार, मेरी खुद नहीं चलती है, मैं क्या समझाऊं उसको। तभी शनाया बोलती वेरी गुड बेबी, ऐसे ही मुंह बंद रखो। और फिर उसके बाद वो फिर से बरखा और प्रतिभा की तरफ देखती है। फिर बरखा बोलती कि कितना अमाउंट बताओ तुम्हारा। तो बोलती है मेरा अमाउंट एक्चुअली मैं ऑलरेडी टेकन हूँ, सो मेरा अमाउंट कुछ है नहीं, सो जूते का तुम्हारे पैसे रहेंगे 50,000 रुपए एक जूते के। और प्रतिभा के लिए वो अलग ही एक अमाउंट बताती है, 30,000 40,000 समथिंग। तो प्रतिभा बोलती एक्सक्यूज मी क्या। तो बोलती देखो हम सभी लोगों को खुद में बांटने का है वो सारे पैसे, सो पैसे दे दो जूते ले लो। यहाँ पे प्रकाश भी हंस पड़ता है और बोलता है कि बस अभी भी यहाँ पे बरखा के डैड वहां पे मौजूद थे, गुस्से में वो भी थे, लेकिन वो सारे तामझाम देख रहे थे, बट वो कुछ बोल नहीं रहे थे। ये सोचने वाली बात थी कि वो बोल क्यों नहीं रहे थे कुछ भी, बेहद ही गुस्से में तो थे, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। वो एक चेयर पे बैठे हुए ये सारे तामझाम को देख रहे थे, गुस्से पे तिलमिला रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे। और यहाँ पे जो प्रकाश के डैड थे वो उनके सामने ही खड़े थे और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, बोले थे भाई साहब हमें पता है आप बहुत गुस्से में हैं। तो वो थोड़ा सा गुस्से नहीं बोलते कि क्या पता है, ये तुमने होने कैसे दिया, तुम्हें समझ में आ रहा है कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा, ये एक स्टेप जो उसने लिया है तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ भी। तो यहाँ पे उसके डैड जो प्रकाश के होते हैं वो समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई साहब शांत हो जाइए, हम मिल के बैठ के बात करते हैं, अभी बहुत सारे
बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, थोड़ा सा शांत हो जाइए। तो उसके डैड भी वहां पे थोड़े से शांत हो जाते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। लेकिन वो सारे नौटंकी देख रहे थे, नौटंकी मतलब एंटरटेनमेंट। और यहाँ पे बरखा अब अपने हाथ फोल्ड करके नताशा की तरफ देखती है। नताशा बड़ी मासूम सी शक्ल बना के शनाया की तरफ देखती है। शनाया की फेस पे एक तीखी सी स्माइल थी। और ये सारे तामझाम देख के सलोनी को और रोशनी को कहीं ना कहीं हंसी तो आ रही थी। बस भले वो दोनों अपनी हंसी को बेहद ही कंट्रोल करने की कोशिश में थे, लेकिन कह सकते हैं कंट्रोल हो भी नहीं रही थी। तभी प्रतिभा बोल पड़ती है रोशनी को कि एक मिनट, तुम मेरे साइड हो या उसके साइड हो, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। तो बोलती कि पैसे दे दो, जूते ले लो। अब जूते, बिना जूते के तुम घर पे कैसे चलोगी, ये बताओ। तब यहाँ पे प्रतिभा भी चुप हो जाती है। प्रतिभा एक बार अपनी मॉम की तरफ देखती है, डैड की तरफ देखती है। तो उसके मॉम एंड डैड भी स्माइल करते हुए बोलते कि बेटा मेरे पास मत देखो, हम लोग आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो उसकी भी फेस पे अभी थोड़ी सी मायूसी आ जाती है और बोलती कि शनाया, तू हमारी दोस्त है, याद कर ले यार, हम लोगों ने साथ में कितने मस्ती किए थे। बोलती दोस्ती इज डिफरेंट बट नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस। सो ये मेरा बिजनेस है और अब मुझे मेरे पैसे दे दो, तुम लोग जूते ले लो। हम वो एक ही बार बार रिपीट कर रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिभा भड़कते हुए बोलती कि यार नताशा तू किसी काम की है। नताशा बोलती कि यार समझ जाना यार, जब तेरी अपनी बंदी के सामने नहीं चलती तो मेरी मेरी बंदी के सामने कैसे चलेगी यार, सोच ले जरा सा। तो वर्षा यहाँ पे क्या करती है, उसके उसको पैसे दे, उसको उसने जितना अमाउंट मांगे थे वो दे देती है। अब यहाँ पर बरखा के जूते तो मिल चुके थे, बरखा के फेस पे स्माइल थी और वो सलोनी का हाथ पकड़कर वहां पे एक रूम था जो कि एक कपल रूम डिसाइड किया था, एक रूम के तौर पे वहां पे लेकर जाती है ताकि ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, थोड़ा सा फ्रेश हो सके, नॉर्मल हो सके। अब यहाँ पे बारी थी प्रतिभा की। प्रतिभा भी अब उसको अमाउंट दे देती है जितना मांगा था, थोड़ा सा 2 रुपए कम करके देती है। तो शनाया बोलती कि चल कोई बात नहीं, मैंने तुझे 2 रुपए तुझे एवं ही दे दिए, कोई बात नहीं, खुश रह 2 रुपए में। और इतना बोलकर वो भी खुशी खुशी चली जाती है नताशा का हाथ पकड़ के। अब सभी थोड़े बहुत थक चुके थे, सो सबके सभी लोग चले जाते हैं। वहां पे रूम बुक किए गए थे होटल के, सो वहां पे सबके सभी लोग चले जाते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं क्योंकि अभी एक नेक्स्ट रस्म भी है जो कि करनी है, तो उसी की तैयारियां में लग जाते हैं। अब सबको पता तो होगा कि नेक्स्ट रस्म कौन सी होती है, अंगूठी की रस्म। तो यहाँ पर बरखा और सलोनी कमरे में जाते हैं। अब ये लोग लीगली हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे थे, लेकिन सलोनी बरखा को एज अ वाइफ एंड बरखा एज अ वाइफ सलोनी को बेहद ही दिल से ऐसा लग रहा था एक्सेप्ट कर चुके हैं। दोनों हाथ पकड़ के कमरे में जाते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद यहाँ पर अब सभी लोग, बुआ जी सभी लोग घर पे जाने का प्लान करते हैं और वैसे ही होता है। अब यहाँ पे हमारे सारे कपल एक साथ सारी की सारी गाड़ियां निकल जाती है, गाड़ी काफी तरफ से निकलती है जहाँ पे सारे गेस्ट एंड बरखा सलोनी के मॉम डैड, शनाया नताशा के मॉम डैड सभी लोग जाते हैं। यहाँ पे प्रतिभा की दादी जी भी बहुत खुश थी उसके लिए, दादी दादाजी भी। हालांकि वो लोग शादी अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको घर पे बुला लिया था नेक्स्ट रस्म के लिए। सो वो लोग घर पे पहुंच चुके थे। उसकी दादी जी जैसे ही ये सभी लोग घर पे पहुंचते हैं, तो उसकी दादी जैसे ही प्रतिभा को देखती है तो प्रतिभा को छोड़कर वो प्रतिभा के पास आती है। प्रतिभा आती है, उनका पैर छूती है और पैर छूने के बाद दादी जी बोलती है तू हट, तूने मुझे इग्नोर कर दिया। और वो जाकर रोशनी को बड़े प्यार से फोरहेड पे किस करते बोलती कि अरे मेरा बहुत प्यारी बहू लाई है तूने प्रतिभा। तो प्रतिभा बोलती कि हाँ ना दादी, मुझे पता है मेरी तरह है। तो बोलती है तेरी तरह ना ना, बहुत प्यारी है मैंने बोला। तो यहाँ पे प्रतिभा बोलती कि दादी आप बोलना क्या चाहते हो, मैं प्यारी नहीं हूँ। तभी दादाजी वहां पे आते हुए बोलते हैं कि नाना बेटा तुम भी बहुत प्यारे हो, तुम तो हमारे लिए बहुत स्पेशल हो।
क्योंकि तुमने इतनी अच्छी बहू तो दी है हमें लाकर। अब ये हमारा ख्याल रखेगी। रोशनी भी बड़े प्यार से दादी जी के पैर पैर छूती है। और अब ये सभी लोग वहां पे जो कमरा डिसाइड किया था वो कमरे में जाते हैं, अपने सारे लगेज जो लगेज थे वो सारे सामान को रखते हैं, और सभी के सभी अब कमरे में थोड़ा बहुत नॉर्मल फ्रेश हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो उन लोगों ने बहुत ही हैवी कपड़े पहने हुए थे वो थोड़ा सा चेंज करके अब कुछ नॉर्मल लुक में आ जाते हैं। जैसे कि सलोनी और रोशनी है, और सलोनी रोशनी सभी ने साड़ी पहनी हुई थी, और प्रतिभा और मरखा इन लोगों ने नॉर्मल सा एक कुर्ती टाइप कुछ पहन लिया था, जिसमें वो लोग भी बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे शनाया और नताशा भी चेंज कर लेते हैं और वो लोग भी आ जाते हैं। बुआ जी और बाकी परिवार के सभी लोग आ जाते हैं वहां पर। सलोनी के सॉरी बरखा के डैड भी आते हैं। वो आते हैं, ये सभी को एक बार देखते हैं और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। आखिर वो बोलना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहते थे फिलहाल के लिए। शायद वो सिचुएशन को समझ रहे थे, और वही समझते हुए वो अपने कमरे में जा चुके थे। चलिए, आज के लिए हम अपनी कहानी पे यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।